वाला बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और जो सवाल आज हम पूछ रहे हैं वही सवाल है बीते दिन से शिवसेना ने जिस विवाद को छेड़ा है उस पर सबसे महत्वपूर्ण। जी हां, संविधान से अपने आप को ऊपर समझती है क्या शिवसेना के मुखपत्र सामना में मुसलमानों के लिए जो लिखा गया उससे यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या शिवसेना देश के संविधान से ऊपर है? क्या संजय राउत पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बीजेपी इस पर कुछ बोल नहीं रही, लेकिन पार्टी के सांसद साक्षी महाराज कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति अब नहीं चलेगी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन जो बड़े सवाल है जिन पर आज हम कर रहे हैं चर्चा, मुसलमानों पर विवादित बयान के लिए संजय राउत पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सांप्रदायिक राजनीति करने वाले नेताओं या पार्टियों पर पाबंदी लगनी चाहिए? तीसरा सवाल, वोट बैंक की राजनीति को मताधिकार से जोड़ना क्या उचित है? सीधे सीधे इसे एक अलग ही स्तर पर बोले गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों के मताधिकार वंचित उनको कर देना चाहिए। साक्षी महाराज जैसे नेता मोदी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की राजनीति का वादा किया था ये उससे बिल्कुल अलग है। क्या शिवसेना देश के संविधान से ऊपर है? सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वोट बैंक की राजनीति से छुटकारा दिलाने के लिए मुसलमानों को वोट के अधिकार से दूर कर देने का अजीबोगरीब संपादकीय अब नए चश्मे से पढ़ा जा रहा है। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, जरा उस संपादकीय पर फिर से नजर डालिए। ओवैसी बंधु मुंबई में उछलकूद करके लौट गए। ये सब सौदेबाजी मुसलमानों के वोटों के लिए हो रही है। मुसलमानों के वोट सिर्फ सौदेबाजी के लिए उपलब्ध होंगे तो ये समाज हमेशा गर्त में ही रहेगा और उनके नेता अमीर बनते रहेंगे। इसी वजह से शिवसेना प्रमुख ने कहा था कि मुसलमानों से मतदान का अधिकार छीन लो। चूंकि ये बात सीधे बीजेपी की पुरानी सहयोगी पार्टी से आई थी, इसलिए बीजेपी से भी अपने आप जुड़ गई और सामने पड़ गए साक्षी महाराज। उन्होंने शिवसेना की हाँ में हाँ तो नहीं मिला, लेकिन आबादी रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की मांग जरूर की कि जनसंख्या के आधार पर पक्ष और विपक्ष को मिलकर के कोई एक कड़ा कानून बनाना चाहिए और उस कानून का जो पालन न करे उसको मताधिकार से वंचित कर। चूंकि साक्षी महाराज अपने आप में ही खबर हैं और उनका बोलना बड़ी खबर, इसलिए उनके कहे को अपने हिसाब से समझकर असदुद्दीन ओवैसी के सामने परोस दिया गया। ओवैसी ने फौरन कह दिया कि सरकार का एजेंडा विकास नहीं, विभाजन की राजनीति है। प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में जाकर यूनेस्को के बिल्डिंग में तकरीर कुछ और करेंगे, मगर उन्हीं की अलाई मुंबई में अपने एडिटोरियल में लिखेंगे कि मुसलमानों से उनका वोट डालने का हक छीन लिया जाए। तो ये अच्छी चीज है कि इनका एजेंडा असली चेहरा सामने आ रहा है पूरे हिंदुस्तान के सामने। कांग्रेस पहले ही शिवसेना के बयान को असंवैधानिक करार दे चुकी है, अब बीजेपी को भी लताड़ रही है। शिवसेना हमारे देश को बांटने में लगी है, बोटी करने में लगी है, और इसलिए सिवाय कुछ चंद लोग जो हैं जो एक तरफा देखते हैं, बाकी कोई इस पार्टी का समर्थन नहीं देता है। जो शिवसेना के मुखपत्र में छपा वो भारत जैसे देश में कोई स्वीकार नहीं कर सकता, जिसका मूल ढांचा ही धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों से बनता है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति भी इसी लोकतंत्र का कड़वा सच है। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि धर्म की राजनीति से दूर रहते हुए विकास के धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मुंबई से मयूरेश गणपत्य के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। हमारे साथ आशुतोष, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ गए हैं। हमारे साथ अविनाश गोपीचंद बर्वे जो कि नेता हैं AIMIM के, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं कुछ ही देर में हमारे साथ प्रेम शुक्ला शिवसेना की तरफ से होंगे, क्योंकि वो दोपहर सामना के संपादक हैं। हमारे साथ संजय झा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी होंगे और कमाल फारूकी साहब भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, मैं आपके पास आती हुई, और ये पहली बार नहीं है कि साक्षी महाराज ने कुछ इस तरह की बात कही हो। उसी विवादित बयान को वो आगे ले जा रहे हैं जिसमें वो ये कहते हैं साफ साफ कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदार हैं इस देश की आबादी को बहुत ज्यादा बढ़ाने में, तो उनको उनकी वोटिंग राइट से वंचित करना चाहिए। क्या इस देश के संविधान को बदलने की तैयारी में है अब आप लोग? ये आप समझ रहे हैं। तो साक्षी जी ने जो बयान दिया था, मैंने पूरी तरह उनको सुना नहीं, लेकिन आपके माध्यम से अभी मैं समझ रहा हूं वो पार्टी का बयान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है।
इसलिए इस पे मैं कोई टिप्पणी पार्टी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, तो उनके अनाधिकारिक, आपने तो उनको अनाधिकारिक प्रवक्ता अपनी पार्टी का बना दिया है, लेकिन सवाल यह है कि अगर आप जानते हो नरसिम्हा राव साहब, मैं बाकी मेहमानों के पास, सेक्शन 125 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ये कहता है कि अगर जानबूझ के अलग अलग धर्मों के बीच पर दुश्मनी फैलाने की कोशिश हो रही है तो उसके खिलाफ इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए, फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसा हो भी चुका है पहले इतिहास में। बाला साहब ठाकरे तक को एक वक्त पर उनकी वोटिंग राइट से रोका गया था। आपको लगता है कि जिस तरह की बात संजय राउत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी राव साहब। हाँ, हम उनके बयान को हमने बार बार कहा है, उनका बयान को बिल्कुल समर्थन नहीं किया जा सकता है। सर, आपने किसी मेरा भी सवाल समुदाय सुना? को, किसी भी वर्ग को। सर, आपने मेरा सवाल सुना? नहीं, मैं अपना जवाब दूंगा जी। मैं अपना जवाब दूंगा। मेरा अपना जवाब ये है कि बिल्कुल हम उनके जो सोच है, उनका जो वक्तव्य है, ये बिल्कुल हमारे पार्टी से उसका कोई लेने देना नहीं है। हम इसको एक अनुचित बयान मानते हैं। और जहां तक आपकी दूसरी प्रश्न का सवाल है, ऐसा कार्रवाई हर वक्तव्य पर करते रहें। आपके पैनल में जितने भी पार्टियां हैं उन सबके नेताओं को जेल में बंद करना पड़ेगा। ऐसा कई लोग ने कई बयान दिए हैं। आपके पैनल में जितने भी लोग हैं, सारे पार्टियों के नेता जेल में बंद होंगे आज। अच्छा, ये जितने पैनल पे जो लोग बैठे हैं वो बंद होंगे कि इनके नेता होंगे? चलिए खैर, जो आप कह रहे हैं उसमें ये बात जरा समझ नहीं आई, लेकिन मैं उससे पहले एक बार सबसे पहले आशुतोष जी आपके पास आना चाहती हूँ। वो कह रहे हैं दरअसल कि हर पार्टी अपने अपने तरीके से धर्म की राजनीति करती आई है। देखिए, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण मसला इसलिए है क्योंकि अभी तक 1925 के बाद से, जब से आरएसएस का जन्म हुआ है, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये संगठन पूरी तरीके से अल्पसंख्यक विरोध पर, नफरत पर खड़ा हुआ है। और ऐसा क्या होता है कि 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है और एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, और इसमें तमाम बीजेपी के नेता और उनके तमाम जो आनुषंगिक संगठन है और साथ ही साथ उनके जो सहयोगी संगठन, उनका बयान है। तो अगर आप संजय राउत के बयान को, साक्षी महाराज के बयान को इस संदर्भ में देखेंगे तब आपको समझ में आएगी ये पूरी बात। ये पूरी का पूरा एक षड्यंत्र है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी कहते हैं 10 साल तक सांप्रदायिकता मोरेटोरियम लगना चाहिए, और लगातार चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे साध्वी ज्योति हो, चाहे आपके साक्षी महाराज, वही साक्षी महाराज जिन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि जो गोडसे हैं वो देशभक्त हैं। हाँ। गांधी जी की बात करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक षड्यंत्र के तहत, सोची समझी रणनीति के तहत अल्पसंख्यक तबके के मन में भय व्याप्त किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, और इसकी वजह से बयान हो। अन्यथा ऐसा क्या हो सकता है कि देश का प्रधानमंत्री कहे और उसके बावजूद इन तमाम नेताओं के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई ना हो। धारा 153A के तहत संजय राउत की फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक है, मैं इस पर लौटूंगी, लेकिन उसके अलावा जो अन्य मेहमान हैं उनके पास एक बार जल्दी मैं जाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ अविनाश गोपीचंद बरवे साहब, क्योंकि आप AIMIM के हैं और सीधे आप पर प्रहार किया है एक तरह से संजय राउत ने। तो सवाल ये उठता है कि साहब, आप भी तो वही राजनीति करते हैं। उन्होंने इस देश के संविधान के खिलाफ बोल दिया, लेकिन आप भी जब ये कहते हैं कि आपके नेता कि हर कोई मुस्लिम पैदा होता है, असल घर वापसी तब होगी जब सब इस्लाम को अपनाएंगे, तो आप भी तो वही करते हैं, वही नफरत फैलाते हैं। आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? बात ऐसी है कि संजय राउत पहले से ही दलितों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं, और हर बात में वो समाज को और धर्म को, देश को, संविधान की तोड़ने की भाषा करते रहे हैं। उन पर सर्टिफिकेट बाद में दीजिएगा ना साहब, पहले आईना सामने रखिए। सर प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, उन पे आप बाद में सर्टिफिकेट दीजिएगा, पहले आईना रखिए, मेरे सवाल का प्लीज जवाब दीजिए। जी। तो शिवसेना जो सांप्रदायिकता का माहौल तैयार कर रही है, तो हमारे नेता जो है, हमारे नेता विकास की भाषा करते हैं। अगर आप उनको छेड़ेंगे तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। वो इंसाफ के लिए लड़ने वाले दो है। हमारे असद साहब जो संसद में बात करते हैं वो सच्चाई की बात करते हैं, और हमारे अकबर साहब भी विकास की भाषा करते हैं। ना ही हम किसी के खिलाफ जहर उगलते हैं और ना ही हम संविधान के खिलाफ बात करते हैं। हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी जो है, हम संविधान को मानते हैं,
और संविधान इस देश का पवित्र ग्रंथ है, ना कि भगवत गीता है। माफ कीजिए बरवे साहब, माफ कीजिए, अगर आप इस देश के संविधान को मानते हैं, एक सेकंड, नहीं, आप बिल्कुल आप जानबूझकर अपनी राजनीति थोपने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। सवाल समझिए, सवाल का जवाब दीजिए, और आपकी भी जिम्मेदारी है। एक सेकंड, राष्ट्रीय टीवी पर आपको ऐसा खुला मंच नहीं मिलेगा। आने वाली महापालिका, आप एक बात सुनिए, महापालिका चुनाव, बात सुनिए साहब, महापालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए संजय राउत ने स्टेटमेंट दिया है। पहले चुनाव से पहले क्यों नहीं दिया? बांद्रा चुनाव जब हो रहा था अभी, अगर इस देश का संविधान महत्वपूर्ण है तो जो अकबरुद्दीन ओवैसी का पहले का बयान था और असदुद्दीन ओवैसी का इस्लाम पर बयान भी उतना ही निंदनीय है। एक सेकंड, मैं लौटूंगी आपके पास। जो आप कह रहे महत्वपूर्ण है, बाला साहब ठाकरे का वो एरिया था, वहां से आपने क्यों क्यों स्टेटमेंट दिया बांद्रा इलेक्शन से पहले? अभी क्यों दिया? अभी इसलिए दिया है कि वो बौखला गए हैं और संजय राउत जो है वो अभी घबरा गए हैं कि आने वाली महापालिका चुनाव में, ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि शिवसेना में, एक सेकंड, ठीक है, और महापालिका चुनाव में हम जीतने वाले हैं। AIMIM के उभरने से शिवसेना डरी हुई है, मैं समझ रही हूँ, और पूरा सांप्रदायिक तैली दिया है। अरे सर, पूर्ण विराम तो दीजिए जरा, बहस को आगे चलने दीजिए, अन्य मेहमान भी है। शिवसेना का पार्टी लाइसेंस नहीं, शिवसेना का पार्टी लाइसेंस कैंसिल करवाओ। शिवसेना का जो परमिशन है, पूरी शिवसेना सांप्रदायिकता भड़का रही है, पहले से ही उनका हिस्सा है। ठीक है, AIMIM के उभरने से क्या वाकई शिवसेना डर गई है? इस पर भी बातचीत करेंगे। बने हुए हमारे साथ कुछ ही देर में शिवसेना के नेता भी जुड़ेंगे। क्या वही भय है कि इस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति को फिर से आजमाने की कोशिश कर रही है शिवसेना महाराष्ट्र में? लेकिन उससे पहले, और लेकिन ये भी याद रखिएगा आप बरवे साहब, कि एक ही सिक्के के दोनों पहलू दिख रहे हैं, आप हो शिवसेना हो। उससे पहले मैं एक बार संजय झा जी के पास जाना चाहती हूँ। संजय झा जी, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और इसका सबसे ज्यादा आरोप बीजेपी कांग्रेस पर ही लगाती आई। देखिए अंजना जी, इस पर हम क्या बताएं। अब मैं राव साहब को भी सुन रहा था। देखिए, जो राजनीतिक दल इस बात सच्चाई को नकारती है, नजरअंदाज करती है, जिनका मैं समझता हूं कि हिंदुत्व ही उनका यदि आप ढांचा देखेगा तो पूरा एक हिंदुत्व है। आरएसएस नागपुर ही चलाता है भारतीय जनता पार्टी को, और ये हिंदू राष्ट्र का सपना वो सब देख रहे हैं, ये सब जानते हैं। आज अब आप मुस्लिम जनसंख्या की बात कर रहे हैं अंजना जी, आप जानती हैं कि गुजरात में सबसे पहले हम 5 हमारा 25 किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था। तो जिस सरकार के प्रधानमंत्री, उनके बड़े बड़े नेता अमित शाह, जिन पर इतने गहरे आरोप लगे हुए हैं अगेंस्ट माइनॉरिटीज, फेक एनकाउंटर्स में, इस पार्टी से हमें उम्मीद करना कि ये धर्मनिरपेक्षता को सचमुच उसमें विश्वास करते हैं, ये हमारी गलती होगी, हमारी बेवकूफी होगी। तो अभी आप हिंदुत्व हो, शिवसेना हो या बीजेपी हो, कोई फर्क नहीं है। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और इनसे ये उम्मीद करना कि ये देश में विकास तो एक बहाना है, विकास तो एक तरीके से एक नौटंकी है। क्योंकि उनका जो सच का जो उद्देश्य, लक्ष्य है, वो है कि किसी न किसी तरीके से अपने डिवाइसिव एजेंडा को वो और भी ज्यादा बढ़ावा दें। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले फारूकी साहब, मैं चाहती हूं जल्दी से एक क्विक कमेंट आपकी तरफ से हो जाए, उसके बाद राव साहब ब्रेक के बाद आप सबका जवाब दीजिएगा। इसमें एक हिस्सा ये भी वो लिख रहे हैं कि उनका वोट, मुस्लिमों का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल बंद होगा। क्या वाकई इस देश में मुसलमानों का, चूंकि आप पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, क्या वाकई मुसलमानों का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होता रहा है और उन्होंने होने दिया है? दोनों सवालों का जवाब। देखिए, नहीं, बिल्कुल गलत है, और ये बात बिल्कुल स्टैटिस्टिकली प्रूव हो चुकी है कि मुसलमान अपने हम वतनों की तरह वोट देता है। कौन सा पार्टी को देना है, कौन सा मुल्क के लिए अच्छा समझते हैं, और बाकी सब लोग सोचते हैं उनको देते हैं, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज रही हो, और चाहे अभी रिसेंट दिल्ली के इलेक्शंस देखे हो आपने। तो मुसलमान कोई वोट बैंक के तौर पर नहीं इस्तेमाल होता। मुसलमान भी उतना ही होशियार है, समझदार है, जितना और बाकी मुल्क के लोग बाग समझदार है। तो एक बात तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात यह है कि अगर सपोज कर लीजिए मैं आपकी बात 1 मिनट के लिए मान भी लूं, हाइपोथेटिकली मान भी लूं कि साहब मैं टैक्टिकल वोटिंग देता हूं, वोट बैंक हो जाता हूं, तो किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मुझे मेरा राइट है, मैं चाहे जिस तरह से वोट दूं। आप कौन होते हैं मेरा राइट लेने वाले? और आशुतोष भाई ने जो बात कही है वो हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव में बात कही है, बहुत जो आप कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, यहीं से इस चर्चा को आगे लिए चलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से आगे चर्चा लिए चलेंगे। और जीवीएल साहब ये भी पूछेंगे, हालांकि शिवसेना के प्रतिनिधि अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, सवाल ये उनके लिए बनता है कि दलितों के भी वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल की बात होती है, तमाम अलग अलग जातियों की होती है, तो फिर सबके वोटिंग राइट्स छीन लिए जाएं। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, जवाब दीजिए इस सवाल का जो मैंने आपसे ब्रेक से पहले पूछा था। सिर्फ मुस्लिमों के तुष्टीकरण की राजनीति इसलिए उनको वोटिंग राइट से वंचित कर दिया, और ये कहकर मत निकलिएगा कि वो शिवसेना जाने, शिवसेना समझे। साहब, उनके पार्टी के साथ आप इस देश की सरकार चला रहे हैं,
मंत्री है, कोई सांसद क्या इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देकर, वो भी लिखित तरीके से, और निकल सकता है और सरकार की नजर तक नहीं पड़ेगी उस पर? इसका जवाब आपको केवल और केवल शिवसेना से मांगनी चाहिए। वो यदि प्रोग्राम में नहीं आते हैं, ये हमारी कसूर नहीं है। मुझे जो संजय झा ने जो कहे, आप उनसे उनका इंतजार करिए। और जो संजय झा ने जो कहा है, जो मैं उसका जवाब देना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी जो शाही इमाम को, जो सोनिया गांधी आपके घर पे बुलाकर वोटों की भीख मांगती है, सोनिया जी शाही इमाम से, क्या यह तुष्टीकरण नहीं है? क्या आपकी डिस्क्वालिफिकेशन इसके कारण नहीं होनी चाहिए? आपके पार्टी को अवैध नहीं मानना चाहिए? तो ये नियम तो शंकराचार्य और बाबा रामदेव के साथ भी लगना चाहिए। अंजना जी, और जो आप टेररिस्ट, जो आप सुनिए, मुझे की बात है अंजना जी, आप इनको रोकिए। ये बार-बार सवाल कर रहे हैं सर, तो वो जवाब तो देंगे ना। सकते हैं, आप सुन लीजिए। चूंकि बहुत गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, इसलिए मैं चाहती हूं संजय झा जी आप जवाब दें राव साहब का। अंजना जी, मैं यही कहना चाहूंगा अंजना जी कि यदि आप राव साहब का वाक्य सुना होगा तो अंजना जी आपको मालूम हो जाएगा कि इनका विचारधारा, इनका सोच, इनकी रणनीति, ये सब सांप्रदायिक रंग में डूबी हुई है। और इनकी नियत, मैं समझता हूँ इनकी नियत और इनका जो मंशा है, उस पर देश को चिंता है। आज हमारे देश में चाहे हमारे मुसलमान भाई हों या क्रिश्चियन भाई हों, जो माइनॉरिटीज हैं, उनमें यदि डर का भावना है, आज यदि हमारे देश में एक ऐसा वातावरण, एक अजीब सा वातावरण है, चाहे यहाँ पर एक प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, 10 लोग कुछ और बोलते हैं, और सच्चाई यही है कि इसमें प्रधानमंत्री भी शायद उनकी राजनीतिक उद्देश्य यही है कि इनको बढ़ावा, चुपचाप से इनको बढ़ावा दें और वहां विकास से लेके देश को ये इस बात को गुमराह किया जाए कि हमारे पास सिर्फ डेवलपमेंट ही हमारा प्राथमिकता है। तो मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स की भी हद होती है। और राव साहब यहाँ टीवी चैनल पर आके दूसरे राजनीतिक दल पर आरोप लगाइए, लेकिन इसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कुछ विश्वसनीयता नहीं है। और राव साहब मानिए, क्योंकि आपकी सारी पॉलिटिक्स जब से आपका पार्टी का जन्म हुआ है, वो सिर्फ एक समाज को विभाजक करने में आप लगे हुए हैं। संजय झा जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक वक्त पर, सोनिया गांधी, एक सेकंड, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक वक्त पर कहा था कि इस देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उस पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। आपको लगता है कि इस तरह के बयान, ये सब कह देना ठीक हो जाता है? नहीं, देखिए अंजना जी, यदि आप देखिएगा कि साचार कमेटी रिपोर्ट को यदि आप पढ़िए, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात करती है। वहां पर चाहे वो शिक्षा को लेके हो या सरकारी काम में उनका जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले हैं या जिस तरीके का पिछड़ापन रहा है, मैं समझता हूं कि हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है कि किसी भी समाज में जहां पर जो हमारे पिछड़े लोग, जो कमजोर हो, या दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, उनको मदद करना हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। आशुतोष जी, क्या ये सही है? पॉलिटिक्स लाना बिल्कुल गलत है। मैं आऊंगी राव साहब, आपको तो सबका जवाब देना है, इसलिए मैं आऊंगी आपके पास। आशुतोष जी। अंजना, मैं 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि इस देश के अंदर चाहे हिंदू वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो, चाहे मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो, दोनों राजनीति गड़बड़ है, दोनों राजनीति खराब है। और हिंदू सांप्रदायिकता जो है वो मुस्लिम सांप्रदायिकता पर जिंदा रहती है, और मुस्लिम सांप्रदायिकता जो है हिंदू सांप्रदायिकता पर जिंदा रहती है। दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। इसलिए आरएसएस और बीजेपी के लिए ओवैसी भी उतने ही जरूरी है, ओवैसी के लिए जितना आरएसएस और बीजेपी जरूरी। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी इस देश में 68 सालों में सबसे ज्यादा उसने रूल किया है, हमेशा मुस्लिम परस्त राजनीति की बात करती रही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है पिछले 68 सालों के अंदर जो मुसलमान, उनकी स्थिति दलितों से बदतर हुई है। 13% मुसलमान इस देश के अंदर, सच्चर कमेटी कहती है। सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी 2.34% है। तो कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसी हालत खराब क्यों हुई। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लगातार आरएसएस की तरफ से कहा जा रहा है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जब आप अल्पसंख्यक तबके को उनके मताधिकार छीन लेंगे, उनको सेकंड रेट सिटीजन बना देंगे, तब आप हिंदू राष्ट्र बनेंगे। मैं कहना चाहता हूं, यह बहुत खतरनाक राजनीति है, यह देश को तोड़ने वाली राजनीति है। और मुझे ना तो नरेंद्र मोदी से कोई आशा है, ना बीजेपी से कोई आशा है, ना आरएसएस से कोई आशा है। मुझे उम्मीद है तो इस देश के अल्पसंख्यकों से, इस देश के बहुसंख्यकों से, इस देश के नागरिकों से, वही नरेंद्र मोदी को आशुतोष जी, आपने चूंकि कहा कि बीजेपी से आपको, मोदी जी से, कांग्रेस से किसी से उम्मीद नहीं है। एक पार्टी आई जिससे लोगों को लगा कि उम्मीद दिखी, लेकिन
वो तस्वीर मुझे फौरन याद आ जाती है जब बनारस चुनाव लड़ने गए थे अरविंद केजरीवाल और जिसने कहा था कि वैकल्पिक राजनीति वो देंगे, वो भी त्रिपुंड लगाकर मंदिर मंदिर पहुंचने लगे। यही वो राजनीति है जिसको इस देश ने देखा है और आप भी उसी में समा गए हैं। छोटा सा जवाब। भारत का संविधान बहुत साफ तौर पर कहता है सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार और समान सम्मान। अगर अरविंद बनारस के अंदर त्रिपुंडधारी करते हैं तो मुस्लिम फेस्टिवल के अंदर वो जाकर टोपी भी पहनते हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी टोपी पहनी मुस्लिम? मैं ये दूसरा मसला है। मैं कह रहा हूं कि धर्म को राजनीति से अलग कर दीजिए। अगर धर्म राजनीति में रहेगा तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं राव साहब से भी कहना चाहूंगा, संजय झा से भी कहूंगा और फारूकी साहब से भी कहूंगा कि जब तक आप धर्म का सहारा लेकर राजनीति करने की कोशिश करेंगे, जब तक आप हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? मैं बार बार कहना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब आप अल्पसंख्यकों को सेकंड सिटीजन बना देंगे। ये पूरी की पूरी साजिश हो रही है। अन्यथा नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कार्रवाई करते? फारूकी साहब जवाब दीजिए आप, उसके बाद मैं आखिर में आऊंगी राव साहब आपके पास, क्योंकि आपको सबका जवाब देना। फारूकी साहब देखिए बात यह है कि ये जो हिंदू राष्ट्र वगैरह का जो ख्वाब है इन लोगों का, ये तो आपको पता है 1925 से ऑनवर्ड मसीह के हिंदू महासभा बराबर कंटिन्यूअसली कर रही है। और अभी कल जो हिंदू महासभा की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो उनका स्टेटमेंट है, मैं उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता। जो साक्षी महाराज हैं उनके स्टेटमेंट को रिपीट भी नहीं करना चाहता। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कहने से घिनौना आती है और लगता है कि हमसे आपस में तकलीफ और बढ़ेगी। सवाल यहां पैदा होता है कि हम और आप सब, बीजेपी और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी हुई हैं। किसी को हक नहीं पहुंचता कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में खिलवाड़ करे। और बीजेपी के ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से आती है कि ये इनकी सहयोगी पार्टीज हैं। इनकी सहयोगी पार्टीज भी वही कर रही हैं और इनके जो मंत्री हैं और इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी कर रहे हैं। और एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि असल में जब तक एक्शन उधर से कोई पॉजिटिव नहीं होगा उस वक्त तक ये करते रहेंगे। लेकिन उल्टा हो रहा है। जो लोग इनके यहां अपनी पार्टी के जो लोग बाग बहुत ही खराब स्टेटमेंट देते हैं, ये बाकायदा उनको रिवार्ड देते हैं, बाकायदा उनको वर्किंग कमेटी में ले आते हैं। साहब जवाब दीजिए। मतलब ये है कि ये बाकायदा एक नूरा कुश्ती है कि भाई आप ये करते रहो, हम आपको इसका जो देखिए जो हमें सवाल कर रहे हैं, ये सब के सब तुष्टीकरण करके अपने राजनीतिक रोटियां सेंकते हैं। कोई नेता जाकर के तौकीर रजा खान से जाकर के मदद मांगते हैं और शाही इमाम से मदद दोनों पार्टियां मांगती हैं। उनसे उनकी तरफ से एक फतवा जारी कराकर वोट सेंकना चाहते हैं। और यदि मुसलमानों की नौकरियां नहीं रही है, उनका विकास ज्यादा नहीं हुआ है, ये सारे के सारे आपके राज्यों में हुआ है, कांग्रेस शासित राज्यों में हुआ है, लेफ्ट शासित राज्यों में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बेहतर हुआ है। आप लोगों ने साचार कमेटी को भी नहीं माना, करके झूठ मत बोलिए। आपने तुष्टीकरण करके आप जिम्मेदारी के साथ प्रवक्ता बनिए, आप उत्तरदायी हैं, आप सरकार में है। आप आज तक में आके भारत के लोगों को झूठ बोल रहे हैं। साचार कमेटी को आपने क्यों चैलेंज किया? आपने साचार कमेटी को नहीं माना। आपने भारतीय जनता पार्टी एनकाउंटर में टेररिस्ट के मरने पर अपनी गुजरात शोक जताती है चुनौती दी। और आपके नेता राहुल गांधी एलईटी के साथ उनका संवेदनशीलता है। आप हमें सिखाएंगे? हमारी बात और जो आम आदमी पार्टी जो स्टिंग में पकड़े जाते हैं, हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। जो स्टिंग में पकड़े जाते हैं कि हमें मुसलमानों को टिकट देने की जरूरत नहीं है, हम उनको डर दिखाकर हम वोट पाएंगे। क्या ये सब जो सवाल है हमें नसीहत देंगे? राव साहब उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान हैं, राव साहब सवाल को सर एक सेकंड पूरी डिबेट में पर्सपेक्टिव लाते हैं। ठीक है, पर्सपेक्टिव लाते हैं। अब हमारे साथ प्रेम चुटिया भी जुड़ गए, हालांकि उनकी आवाज नहीं आ रही। राव साहब हमने क्वेश्चन पूछा था रंजना, मतलब फायदा क्या इस डिबेट का? राव साहब जवाब दीजिए। इनसे किस बात का जवाब मालूम किए, ये जवाब क्यों नहीं दे रहे उस बात का? राव साहब जवाब दीजिए। सवाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप उस सवाल को समझिए। आपकी वो एनडीए का हिस्सा है। आप ये कह दीजिए देश को कि वो बोलते रहेंगे, लिखते रहेंगे बाकायदा संपादकीय, और आप अपनी आंखें मूंद कर बैठे रहेंगे। कहिए देश को, कहिए कि वो लिखते रहेंगे। आप कह दीजिए, फिर हम जान जाएंगे कि ठीक है। क्या इस देश में अंजना जी वही तो सोच इनका भी है। साक्षी महाराज तो नहीं कर पाती है। मैं कुछ कह रहा हूं, सुन लीजिए। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने, मैं कह रहा हूं वही एक मापदंड हमें अपनाना पड़ेगा। इन सब के नेताओं को जेल जाना पड़ेगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो कसूरवार है डालिए।
कसूरवार जो जो है, एक सेकंड, इस देश के संविधान के खिलाफ जो भी बोलेगा, आपके नेता सब जेल जाने के लिए तैयार है। ठीक है, अब हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी जुड़ गए जाने के लिए तैयार है। प्रेम शुक्ला जी, काफी वक्त बीत गया अब तो संपादकियों को, और इधर साक्षी महाराज ने भी कह दिया है कि जिनके बहुत ज्यादा बच्चे हों और जो इस देश की पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, उनको जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, उनको वंचित करना चाहिए। क्या अभी भी आपको अफसोस है कि इस तरह का बयान आपने हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, जहां पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, संविधान के खिलाफ जाते हुए संपादकीय लिखा है संजय राउत ने? अफसोस है, माफी मांगेंगे देश से? किन्हीं वजहों से संपर्क टूट गया है, बार बार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लाइट में वैसे ही वो लेट हो गए, उसके बाद अब कोशिश करेंगे उनसे सवाल का जवाब लेने की, लेकिन आप सवाल के जवाब से भाग रहे हैं राव साहब। कहिए कि हम आंख मूंद कर रहेंगे। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से स्पष्ट जवाब दे रहा हूं। सब कसूरवार हैं तो सबके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। सुनिए, ये बहुत ही आपत्ति, सुनिए मैं कह रहा हूं, ये आपत्तिजनक बयान है। ये जो कह रहे हैं ये असंभव है। भारत के कानून के तहत सबको वोटिंग राइट सबको उपलब्ध है। जनता पार्टी के बड़े प्रतिष्ठ नेता लोग तो यही भाषा का इस्तेमाल किया हुआ है उन्होंने। किसी वक्तव्य के कारण किसी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं समझता हूं यहाँ बैठे हुए सभी पार्टियां तैयार रहें। उन सब की नेताओं के खिलाफ मैं कल सुबह तक बयान निकालूंगा, जिसके तहत वो इससे भी काफी गंभीर हो। आपने लेट कर दिया, आपको आज सुबह से बयान निकालना चाहिए था सारा, क्योंकि आप डिबेट में आ रहे थे। प्रेम शुक्ला जी अब हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम शुक्ला जी माफी मांगेंगे देश से कि इस देश के संविधान के खिलाफ जाते हुए संजय राउत जी ने ऐसा संपादकीय लिखा है? माफी मांगेंगे देश से? संविधान के खिलाफ उस संपादकीय में एक भी शब्द नहीं है। एक महापुरुष को उद्धृत करना अपराध नहीं हो सकता। तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध करना अपराध नहीं हो सकता। वोट बैंक की राजनीति जो हमारे संविधान की मूल भावना है, उसमें किसी भी तरह के धर्म के आधार पर वोट बैंक बनाना, यही अपराध है। जो अपराध कर रहे हैं, अपराधियों के अपराध का पर्दाफाश करना और जहर की दवा बताना यदि अपराध हो जाएगा तो संवैधानिक लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। जहर तो वो बोल रहे हैं जब वो ये कहते हैं कि वंचित कर दिया जाए मुसलमानों को। आप तय करेंगे कि इस देश का नागरिक कौन है, कौन वोट करेगा, कौन नहीं करेगा। एक सेकंड सर, दलितों का भी वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होता है। तमाम लोग हैं, ओवैसी को देना चाहती हैं, आजम खां को देना चाहती हैं। नहीं, कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं ले सकता, और ना आपके देने से या किसी और नेता के होने से होगा। कैसे हो सकता है ये? अब उसी का तो विरोध किया जा रहा है। उस विरोध को भी आप जो है यदि जायज नहीं ठहराएंगी तो कैसे चलेगा संवैधानिक लोकतंत्र? नहीं, अलग अलग दलितों के वोट बैंक की राजनीति में इस्तेमाल होने की बात होती है। सबको वंचित कर देंगे आप? ये तरीका खोजा, ये उपाय है? ये आपकी सोच? नहीं, जाति आधारित धर्म आधारित किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये कहना कभी अपराध नहीं हो सकता। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि कौन वोट करेगा कौन नहीं करेगा। अगर वो भारत का नागरिक है तो ये आप तो नहीं तय कर सकते। ये नहीं, आप मुझे लगता है अंजना जी, आपने संजय राउत जी के स्तंभ को ठीक से पढ़ा नहीं है। आप पूरा स्तंभ पढ़ेंगी तो आप उसकी प्रशंसा करेंगे। किसी ने नहीं पढ़ा, सबने पढ़ा है भाई, किसी ने नहीं पढ़ा है, बस आपने पढ़ा है। सबने पढ़ा और अक्षर हम उसे चला भी रहे स्क्रीन पर। पढ़ने की आदत ही नहीं है, आपकी पढ़ने की आदत ही नहीं है। आपको तो जो है बस शिवसेना का नाम आते ही जैसे किसी को जो है लाल कपड़ा दिखा दिया जाए आप सिंह दिखाने लगते हैं। जहर बोने का काम जिन लोगों ने किया, जिन लोगों ने संवैधानिक लोकतंत्र की हत्या का षड्यंत्र रचा, वो अगर हमें षड्यंत्रकारी कह रहे हैं तो जनता समझती कि षड्यंत्र कौन कर रहा है। चलिए एक बार फुल स्क्रीन अपने दर्शकों को दिखाते हैं, क्योंकि हम अक्षरशः शब्द बार शब्द जो लिखा है संजय राउत ने वही दिखा रहे हैं। आप दिखाएं उसका एक सेकंड एक हिस्सा उठाकर आप दिखाएंगी। लेकिन एक हिस्से में भी आप जहर उगलेंगे तो क्या करेंगे? जिस हिस्से में आप जहर उगलेंगे वो हिस्सा दिखाना जरूरी है ना, जो देश के संविधान के खिलाफ है। एक सेकंड बिल्कुल संविधान के खिलाफ नहीं है। ये कहना है AIMIM का कि महाराष्ट्र में चूंकि वो एक राजनीतिक फोर्स की तरह उभर रहे हैं, इसलिए आप ध्रुवीकरण करने के लिए उनसे डर कर इस तरह की बातें कर रहे हैं। MIM से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति, मुस्लिम लीग को किसने दिया अनुमति? इस देश में धर्म आधारित पार्टी की स्थापना की किसने अनुमति दी? निर्वाचन आयोग ने क्यों अनुमति दी? मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये सांप्रदायिक संगठन है। इन सांप्रदायिक संगठनों को प्रतिबंधित करना चाहिए, तो उनके समर्थन में संवैधानिकता की दुहाई दी जा रही है, तो संविधान का तर्जुमा गलत किया जा रहा है। हल्ला बोल आपका भी मंच है, बारी आपकी है। जो सवाल हमने आपसे पूछा था कि क्या संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हजार SMS आए हैं आज, और 46% कहते हैं नहीं, जबकि 54% कहते हैं, माफ कीजिएगा,
46% कहते हैं हाँ कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि 54% कहते हैं नहीं, यानी नहीं कहने वालों की तादाद ज्यादा है। इसी के साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।